प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं की। कक्षा 11वीं की फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट, मापन एवं मात्रक। तो शुरुआत करते हैं। अध्याय का नाम है मापन एवं मात्रक। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमें मापन की आवश्यकता क्यों है। तो मापन की आवश्यकता, उदाहरण के लिए यदि मैंने ये दोनों बुक आपको दी और आप अपने हाथों पे रखोगे तो आप इस प्रकार से अनुभव करके कहेंगे कि कौन सी बुक भारी है। आप कहेंगे कि ये वाली बुक भारी है और ये वाली बुक हल्की है। ठीक, अगर इन दोनों बुक को मैं आपको बताता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि इसमें आकार में कौन सी बड़ी है और आकार में कौन सी छोटी है, तो आप इसे देखते से कह दोगे कि भाई आकार में ये वाली बुक छोटी है। अगर मैं और आपको समझाने का प्रयास करूं, मान लो मैंने यहाँ पर दो रेखाएं खींची। अभी मैंने आपसे पूछा कि भाई आकार में कौन सी रेखा बड़ी है, यानी कि कौन सी रेखा की लंबाई अधिक है, AB वाली की या CD वाली की। तो आप सीधे से कहेंगे कि सर CD वाली रेखा की लंबाई अधिक है। अब मैं आपसे इन्हीं प्रश्नों को थोड़ा सा रिवर्स करता हूं और आपको पहले जो प्रश्न पूछा था मैंने, दो किताबें हाथ में देकर, बुक हाथ में देकर, तो आपने कहा था कि ये वाली बुक भारी है, ये वाली बुक हल्की है। पर आप क्या ये बता सकते हैं कि कौन सी बुक कितनी ज्यादा भारी है, या इन दोनों रेखाओं में आप ये बता सकते हैं कि एग्जैक्टली जो CD वाली रेखा बड़ी है तो एग्जैक्टली कितनी बड़ी है, या AB वाली रेखा छोटी है तो एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कितनी छोटी है? नहीं बता सकते। तो इसे बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मापन की आवश्यकता है। ठीक है, जब भी हमें दो राशियों की तुलना करनी हो तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मापन की जरूरत पड़ती है। भौतिक राशि के परिमाणात्मक ज्ञान के लिए हमें मापन अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू पता लगाने के लिए, परिमाणात्मक मान प्राप्त करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। भौतिक राशियां, सामान्यतः भौतिक राशियां किसको कहते हैं? तो वे राशियां जिनको मापा जा सकता है, या हम ये कहें कि जिन राशियों की सहायता से भौतिक के नियमों को समझा जा सकता है, उनकी व्याख्या की जा सकती है, उनको हम भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां जैसे उदाहरण के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि। ठीक, आप किसी भी वस्तु की लंबाई की माप कर सकते हैं, द्रव्यमान की माप कर सकते हैं, समय की माप कर सकते हैं, अर्थात वह राशि जिसकी माप की जा सकती है उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, यानी भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है उसका परिमाण और एक होता है मात्रा। दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक तो हो गया आपका परिमाण मैग्नीट्यूड और दूसरी आपकी यूनिट अर्थात मात्रा। ठीक, इसमें दो चीजें, मात्रक क्या है इस पर अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो आपकी यूनिट है, जैसे कि किलोमीटर हैं, मीटर हैं, सेंटीमीटर हैं, ये आपकी यूनिट्स होती है। तो किलोमीटर, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये सभी को जानकारी में। अब मैं यहां लिख रहा हूं कि जो यूनिट होती है वो इसके परिमाण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात ये कहूं कि जो भी यूनिट बड़ी होती है, अर्थात जो भी यूनिट बड़ी होती है उसका जो परिमाण है वह छोटा होता है। यूनिट अगर बड़ी है तो परिमाण छोटा होगा। देखें, किलोमीटर जो है बड़ी यूनिट है, इसीलिए उसका परिमाण 1 है, जबकि मीटर छोटी यूनिट है, इसीलिए उसका परिमाण यहाँ पर हमने 1000 मीटर लिखा है। ध्यान रखिएगा, जो यूनिट जितनी ज्यादा बड़ी होगी उसका परिमाण उतना ही छोटा होगा, जो यूनिट जितनी ज्यादा छोटी होगी उसका परिमाण उतना ही अधिक होगा। तो भौतिक राशियों को हम P बराबर NU से लिखते हैं। अब ये देखें कि जो भौतिक राशियां हैं वो दो प्रकार की होती है। उसमें नंबर 1 मूल राशियां और नंबर 2 व्युत्पन्न राशियां। इन राशियों को दो भागों में बांटा गया। उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा मात्रक पर कर लेते हैं कि मात्रक मापन का एक ऐसा मानक आधार जिसके गुणज के रूप में किसी भौतिक राशि को दर्शाया जा सकता है, मात्रक कहलाते हैं। जैसे कि
मेरे पास मीटर का एक मानक है कि ये मीटर इतना होता है। अब मुझे 2 मीटर लिखना है तो उसको 2 गुना कर दूंगा, 3 मीटर लिखना होगा तो उसको 3 गुना कर दूंगा। इसी टाइप से हम बात करते हैं किलोग्राम की, तो जब मुझे 1 किलोग्राम लिखना है तो 1 गुना हुआ, 2 किलोग्राम तो 2 गुना हुआ, 3 किलोग्राम तो 3 गुना हुआ। इस प्रकार से हम इनको एक के बाद एक बढ़ाते जाते हैं। जो मात्रक होते हैं इनकी कुछ विशेषताएं हम लोगों को याद होना चाहिए। जो मात्रक ऐसा होना चाहिए, तो मात्रक स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए और उसका आकार उचित होना चाहिए। मात्रक बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं बहुत छोटा होना चाहिए, और उसकी परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए। मात्रक ऐसा होना चाहिए जिसको पुनर्उत्पादित किया जा सके। मात्रक समय तथा स्थान का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि आप यहाँ से अमेरिका चले गए तो मात्रक बदल गया, या किसी और स्थान पर चले गए तो मात्रक बदल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मात्रक पर ताप दाब का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मात्रकों पर की तुलना उसी राशि के अन्य मात्रकों से करना आसान हो। जैसे कि हम लोग बात करें किलोग्राम, तो किलोग्राम एक पद्धति का मात्रक है और ग्राम दूसरी पद्धति का मात्रक है, पर दोनों की आपस में तुलना संभव है क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर हम लोग जानते हैं 1000 ग्राम होता है। और सबसे बड़ी बात, मात्रक जो हो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य होना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पर मान्य होना चाहिए। बच्चों अभी हमने मात्रकों की बात करी, उससे पहले मैं बात कर रहा था भौतिक राशियों की। तो भौतिक राशियों के बारे में मैं कह रहा था कि भाई भौतिक राशियां जो है वो 2 प्रकार की होती है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो बच्चों अब हमें पढ़ना है कि जो भौतिक राशियां हैं 2 प्रकार की होती है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो क्या होती है? तो मूल राशियां क्या होती है? अब मूल राशियां नाम से स्पष्ट है कि जो बेस हो, जो उनका फंडामेंटल हो, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूं बेस यूनिट, जो कि आधार है। यानी कि जो राशियां किसी अन्य राशि पर डिपेंडेंट नहीं होती है, खुद से ही स्वतंत्र होती है, तो वे राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती, किसी और राशि पर निर्भर नहीं करती, जो अपने आप में पूर्ण होती, वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं होती, अर्थात पूर्णतः स्वतंत्र होती है। जैसे कि लंबाई, बच्चों लंबाई किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। जैसे कि द्रव्यमान, जैसे कि समय, जैसे कि ताप, जैसे कि विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति की तीव्रता। ये राशियां एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती। तो वे राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है उसे हम मूल राशियां कहते हैं। दूसरी तरफ मैंने कहा कि व्युत्पन्न राशियां क्या है? तो वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती है उसे हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे क्षेत्रफल। जब आप क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल को आप लिखेंगे लंबाई गुणित चौड़ाई, अर्थात जो क्षेत्रफल है वो डिपेंड करेगा लंबाई पर। तो चौड़ाई को भी हम मीटर या सेंटीमीटर में एक ही लंबाई की जो राशि है उसी के टर्म में नापते हैं, इसलिए यहाँ लिखा मैंने लंबाई का। उसी प्रकार से आपका मान लो आयतन लिखना हो तो आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ तीनों जगह हम लोग लंबाई लिखें अगर, तो बच्चों हो जाएगा लंबाई का क्यूब। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर चाल के बारे में बात करूं तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी के लिए हम लोग लंबाई प्रयोग करते हैं एक प्रकार से, और समय, यानी कि चाल को अगर निकालना हो तो हमें लंबाई और समय की जरूरत पड़ रही, क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें लंबाई की जरूरत पड़ रही, आयतन को निकालने के लिए हमें लंबाई की जरूरत पड़ रही है। अर्थात ये राशियां जो है मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती है जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो आपकी मूल राशियां हैं इनकी संख्या 7 ही होती है, जो मैंने लिखी है, ये टोटल 7 होती है संख्या में। और व्युत्पन्न राशियों की जो संख्या होती है बच्चों
वो अनंत होती है, कितनी भी संख्या, कितनी भी भौतिक राशियों के बना सकते हैं। मूल राशियों के टर्म में मैंने इनको लिखकर आपको बताया। अब मात्रकों की पद्धतियां, सबसे पहली पद्धति मैंने लिखी बच्चों जैसे कि CGS पद्धति, फिर मैंने लिखी आपकी दूसरी पद्धति जो है FPS, और तीसरी पद्धति जो है MKS। ठीक, अब आप इसमें देखें कि ये जो सब है, सभी पद्धतियों को एक साथ समझ लें। पहली पद्धति जिसकी बात कर रहे थे हम CGS पद्धति, दूसरी पद्धति FPS और तीसरी MKS पद्धति। पहली पद्धति में CGS पद्धति में जो लंबाई का मात्रक लिया गया वो लिया गया सेंटीमीटर। दूसरी CGS पद्धति में दूसरा द्रव्यमान का जो मात्रक लिया गया वो लिया गया ग्राम, और समय का मात्रक लिया गया सेकंड। तो तीन चीजें, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, और समय का मात्रक सेकंड। तो CGS पद्धति में बच्चों लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड है। ये बच्चों इसे फ्रेंच पद्धति है। दूसरा FPS पद्धति। अब FPS पद्धति में फुट, लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। उसी प्रकार से MKS पद्धति में द्रव्यमान का लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। बच्चों ध्यान से देखें, मैंने ये कहा शुरुआत में कहा कि ये फ्रेंच पद्धति है। पहली पद्धति जो CGS पद्धति की बात करी तो ये फ्रेंच पद्धति है, और उसके बाद MKS पद्धति की अगर बात करें तो ये भी फ्रेंच पद्धति है। तो भाई फ्रेंच वालों को ऐसी क्या अड़ी थी कि भाई उन्होंने दो पद्धतियां बना ली। तो देखिए अगर इसको ध्यान से हम देखते हैं, हमें जानकारी में होगा आप लोगों को कि जैसे एक मीटर है तो एक मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, यानी कि इनको व्यापार करने में, माप तोल करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी छोटे मात्रकों से। तो इन्होंने अपनी एक पद्धति और निर्माण करी जिसको MKS पद्धति कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, अगर हम लोग भी सोचे एक सामान्य तौर पर कि अगर हम बाजार में 1 किलोग्राम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो क्या हम बाजार वाले को 1000 ग्राम कहते हैं कि 1 किलोग्राम कहना आसान है? तो 1 किलोग्राम कहना आसान है 1000 ग्राम की तुलना में। या हमें 5 kg कोई चीज खरीदनी है तो हम लोग उसे क्या ऐसा कह देंगे कि भाई हमें 5000 ग्राम ये वाली चीज चाहिए, शक्कर चाहिए या आलू चाहिए या और कोई चीज हम खरीदते हैं? ऐसा नहीं होता है। यानी कि इनको क्या है, इस पद्धति में लेन देन में दिक्कत हो रही थी तो इन्होंने एक पद्धति और बना ली MKS। अब आप पूछेंगे कि भाई FPS कौन सी जो पद्धति है, कौन सी ब्रिटिश पद्धति, इसको इसके एक नाम और है, इसका ब्रिटिश पद्धति के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए अब ये जो तीनों पद्धतियां उस समय प्रचलन में थी और मान लो ये पद्धतियां बहुत ज्यादा प्रचलन में है और अब आप अलग अलग कंट्री के बीच में अब आपकी लेन देन हो रही। कुछ लोग एक पद्धति को जानते हैं, कुछ लोग एक पद्धति को जानते हैं। मैं ग्राम में बोलता हूं, कुछ लोग उसी चीज को पाउंड में बोलते हैं या कुछ लोग उसको किलोग्राम में बोलते हैं। तो लेन देन में दिक्कत आने लग गई। मान लो मैंने किसी से 1 किलोग्राम शक्कर मांगी, पर वो जो पद्धति जानता है वो ग्राम में जानता है, तो वो मुझे शक्कर कितनी देगा? 1 ग्राम देगा। तो 1 ग्राम में कितना आएगा भाई? थोड़ी सी आएगी। तो इससे लेन देन में क्या आने लग गई? प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम तब जाके बहुत ज्यादा बड़ी हो गई जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेन देन होने लगे। तो फिर सभी देश के रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे होते हैं, पेरिस में इकट्ठे होते हैं और वो एक नई पद्धति का निर्माण करते हैं जिसे अपन SI पद्धति कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये पद्धति MKS पद्धति का संशोधित रूप है। MKS पद्धति को संशोधित कर कर SI पद्धति का निर्माण किया गया। इस पद्धति में जो 7 हमने भौतिक राशियां पढ़ी थी, मूल भौतिक राशियां पढ़ी थी, उन राशियों को शामिल किया गया और उनके मात्रक बनाए गए। 3 तो लंबाई, द्रव्यमान और समय, तो इन्होंने ऐसी की ऐसी जो है आपकी
MKS पद्धति से ले लें। ये 3 जो है हमने इसीलिए इसको कह रहे हैं कि MKS पद्धति का संशोधित रूप है। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय ये तो हमने ऐसा कैसा वहां से ले लिया। उसके बाद कुछ चीजें और, हमें ताप को भी मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ती है, विद्युत धारा को भी मेजरमेंट जरूरत पड़ती है, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा सबको मापने की हमें जरूरत पड़ती है। तो सबके लिए अलग अलग मात्रक बनाए, जैसे कि ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति की तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल, और 2 पूरक मूल राशियां भी शामिल की गई, कोण और घन कोण। अब बच्चों इनको लिखने का भी एक सिस्टम है। आप ध्यान से देखेंगे तो ताप और विद्युत धारा के जो मात्रक हैं उनके संकेत को मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है। तो एक सावधानी रखना है कि कभी भी वैज्ञानिकों के नाम से जो भी मात्रक शुरू होते हैं वो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही लिखने हैं, उनके संकेत को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। पर यदि मुझे पूरा एम्पियर अंग्रेजी में लिखना हो तो मैं सारे लेटर स्मॉल लिखूंगा, सारे स्मॉल लेटर का प्रयोग करना है। यानी कि वैज्ञानिकों के नाम से जो भी मात्रक शुरू होते हैं उनके संकेत अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। उसके बाद मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, मोल, इन सबको अंग्रेजी के छोटे अक्षरों के रूप में लिखा जाता है। और अब हमें ध्यान देना है CD। कई बार हम लोग इस तरह से लिख देते हैं CD, यानी C को कैपिटल और D को स्मॉल। ऐसा करने से ये बन जाएगा कैडमियम। ठीक, इसीलिए इसको लिखने का तरीका यही है, इसको भी स्मॉल लेटर में हमको लिखना है। ये 7 मूल मात्रक हैं। आप लोगों ने जैसे मूल राशियों की बात करी और मैंने कहा कि वे राशियां जो पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, उसी प्रकार से मूल मात्रक, वे मात्रक जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, इनकी संख्या 7 होती है। इसके 2 पूरक मात्रक भी होते हैं। तथा व्युत्पन्न राशियां, वे राशियां जो मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न होती है, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ हमें यहाँ से 2 प्रकार की बातें हमने करी। सबसे पहले नंबर 1 पर मैं बोल रहा हूँ कि मूल मात्रक अर्थात वे मात्रक जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, इनकी संख्या 7 है और इसमें प्लस 2 पूरक मात्रक भी। उसी प्रकार से अगर व्युत्पन्न राशियों की बात करें यानी व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। इनकी संख्या असीमित होती है। तो देखो, इनकी सहायता से हम मात्रक निकालना सीखते हैं। देखिएगा, जैसे मुझे क्षेत्रफल का मात्रक निकालना है। अब आपको पता है कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई का जो मात्रक है इस टेबल के अनुसार देखें तो लंबाई का मात्रक मीटर, तो लंबाई की जगह पर हमने लिखा मीटर। चौड़ाई की जगह भी हम मीटर का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि मापने के लिए एक ही विमा प्रयोग होती है, तो हो गया मीटर का वर्ग। अगला लेते हैं आयतन। आयतन के लिए जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इसमें भी वही तीनों की जगह हम मीटर प्रयोग करेंगे और मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। अगला है घनत्व। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। बच्चों, टेबल के अनुसार हमें पता द्रव्यमान के लिए जो मात्रक हैं वो किलोग्राम और आयतन के लिए हमारे पास आया मीटर क्यूब। तो इसको आप या तो लिखेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब या किलोग्राम मीटर इनवर्स 3। बच्चों, जो 7 मूल मात्रक हैं उनको आपको रट लेना है। 7 मूल राशियां, उनके मात्रक और उनके संकेत अच्छी तरह से रट लेने हैं। चाल की बात करें या वेग की बात करें तो चाल का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटा समय। और अगर वेग की बात करें तो वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। दूरी के लिए बच्चों हम लोग मीटर यूज करते हैं या विस्थापन के लिए भी मीटर यूज करेंगे। समय के लिए हम सेकेंड यूज करेंगे, तो आपका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स 1। उसी प्रकार से त्वरण के लिए निकालते हैं तो त्वरण का सूत्र है समय के साथ वेग में परिवर्तन बटे समय। क्योंकि वेग के लिए मैंने यहाँ पर मीटर सेकेंड इनवर्स 1 निकाल लिया है और समय का सेकेंड होता है, एक और ऊपर जाएगा मीटर सेकेंड इनवर्स 2।
या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला देखेंगे बल के लिए। बल का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। आपको मात्रक निकालना आना चाहिए। द्रव्यमान के लिए हम किलोग्राम प्रयोग कर रहे हैं, त्वरण के लिए हमने निकाल लिया मीटर सेकेंड इनवर्स 2। आगे बढ़ते हैं। कार्य। कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन। बल के लिए हमने अभी पढ़ा किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2। विस्थापन के लिए बच्चों होता है मीटर, तो ये हो गया किलोग्राम मीटर वर्ग सेकेंड इनवर्स 2। अगर आपसे ऊर्जा के लिए पूछे तो ऊर्जा का भी यही मात्रक होगा, क्योंकि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। शक्ति। शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा समय। कार्य के लिए अभी हाल हमने निकाला किलोग्राम मीटर वर्ग सेकेंड इनवर्स 2, और समय के लिए सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर वर्ग सेकेंड इनवर्स 3 होगा। शक्ति का भी अपना एक मात्रक होता है स्पेसिफिक, जिसे अपन वोल्ट बोलते हैं, पर यहाँ हम व्युत्पन्न मात्रक निकाल रहे हैं। संवेग की बात करें, संवेग का सूत्र होता है बच्चों द्रव्यमान गुणित वेग। द्रव्यमान के लिए आपने यूज किया किलोग्राम, वेग के लिए हमने निकाल चुके हैं मीटर सेकेंड इनवर्स 1। दाब। दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल के लिए हमारे पास जो मात्रक था वो था किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2, और क्षेत्रफल के लिए हमने निकाला था मीटर वर्ग, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2। इसको ऊपर लेंगे माइनस में, 1 - 2 -1। उसी प्रकार से कोणीय वेग, तो ये होता है कोणीय विस्थापन बटा समय। कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है, जैसे कोण का मात्रक हमने पढ़ा है रेडियन होता है, उसी प्रकार समय का मात्रक सेकंड होता है। अब इनके कुछ स्पेसिफिक मात्रक यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे आवृत्ति, बल, दाब, कार्य, शक्ति, विद्युत आवेश। आप देखेंगे कि जो आपका आवृत्ति है उसका एक मात्रक हर्ट्ज है, बल का न्यूटन, दाब प्रतिबल का पास्कल, कार्य का जूल, शक्ति का वोट, आवेश का कूलाम। ये जो मात्रक हमने व्युत्पन्न मात्रक निकालना हमने सीखे। यहाँ पर हमें स्पेसिफिक मात्रक की भी एक सूची दे रखी है, इनको भी आपको कंठस्थ करके रखना है। आप इनका प्रयोग कर के भी मात्रक निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने कार्य का निकाला था बल गुणित विस्थापन। चूंकि बल के लिए न्यूटन भी होता है स्टेबल के अनुसार, ये देखिए, तो बल की जगह में न्यूटन और विस्थापन की जगह मीटर, तो उसका एक मात्रक न्यूटन मीटर भी हो सकता है। तो इन स्पेसिफिक मात्रकों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करें पूर्व लग्नक की। ये जो पूर्व लग्न होते हैं इनको याद करने की, देखो याद करना जरूरी है, इनके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला। जैसे कि आप यहाँ पर लिखे 10 की घात 1, 10 की घात 2, इसके बाद 10 की घात में 3 की टेबल चलने दे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18। इसी प्रकार से इन सबको इधर इनवर्स में लिखना है, फिर यहाँ पर भी 3 की टेबल चलने दे और लिख लें। अब आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे डेका, 10 की घात 1 को डेका और 10 की घात 2 को हेक्टो बोलते हैं। जैसे कि 1000 ग्राम हमारे दिमाग में है, तो उससे 10 की घात 3 को किलो बोलेंगे। मेगा, जो जैसे हम मेगा बाइट की बात करते हैं, एमबी की बात करते हैं, तो उसमें 10 की घात 6 होते हैं। 10 की घात 9 गीगा में होते हैं, 10 की घात 12 टेरा में होते हैं, 10 की घात 15 पेटा में होते हैं, और 10 की घात 18 को एक्सा बोलते हैं। इसी प्रकार से अब माइनस वाले जो कि बहुत ज़्यादा यूज होंगे, 10 की घात -1 डेसी, 10 की घात -2 सेंटी, 10 की घात -3 मिली, 10 की घात -6 माइक्रो, इसे म्यू से दर्शाते हैं, 10 की घात -9 नैनो, इसे एन से, 10 की घात -12 पिको, इसे पी से, और 10 की घात -14 फेमटो, और 10 की घात -18 एटो। तो इनको अच्छे से कंठस्थ कर लेने हैं, इनको अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि ये हमारे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमने लिखा माइक्रोमीटर यानी 10 की घात -6 मीटर। कुछ और मात्रकों की हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम यानी 1 एंगस्ट्रोम बराबर
10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। इसको अगर सेंटीमीटर में लिख देंगे तो ये 10 की घात माइनस 8 सेंटीमीटर होगा। विद्यार्थियों, आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।